everyone, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshta Vashne, and in today's video we will cover all about democracy, in which we will learn democracy's definitions of democracy by different political thinkers and philosophers, and then we will discuss the nature of the democracy, its features, and lastly we will also discuss the merits and the demerits, or the advantages and disadvantages of democracy. So without any further ado, let us begin. ओके सो लेट स्टार्ट विद व्हाट इज डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी का इन रियल मीनिंग ही क्या है. ठीक है, तो द टर्म डेमोक्रेसी हैज़ बीन यूज सिंस द टाइम ऑफ हेरोडोटस. मतलब ये जो टर्म डेमोक्रेसी है, ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये हेरोडोटस के टाइम से यूज किया जा रहा है टू डोनेट दैट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. एक ऐसी गवर्नमेंट के फॉर्म को डोनेट करने के लिए जो कि जिसमें इन विच द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट इज लीगली वेस्टेड. मतलब जो भी स्टेट, जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है उसकी पावर लीगली वेस्टेड होती है. मतलब कानून में ऑलरेडी निहित होती है. मतलब कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता क्योंकि वो एज पर द लॉ एप्लीकेबल है. ठीक है, नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस. मतलब ये जो पावर है, ये जो रूलिंग पावर है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास या फिर बहुत सारी पर्टिकुलर क्लासेस के लिए नहीं होती, बट इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल. लेकिन जो भी कम्युनिटी है पूरी स्टेट की, उस सभी के मेंबर्स को एक साथ वो गवर्न करती है, उन सबके लिए एक साथ काम करती है, ना कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए. तो डेमोक्रेसी हेरोडोटस के टाइम से यूज की जा रही है, जो कि हमें एक ऐसी फॉर्म गवर्नमेंट की बताती है जो जिसकी पावर लीगली वेस्टेड होती है और वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम ना कर एक कम्युनिटी के लिए एज अ होल काम करती है. ठीक है, तो ये था डेमोक्रेसी के बारे में. अब हम पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट फिलोसफर्स ने डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या डेफिनेशन दी. ओके सो डेफिनेशंस में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे किलॉन को. किलॉन ने क्या बोला कि इन 422 BC, मतलब 422 बिफोर सेंचुरी के टाइम पर द ग्रीक फिलोसफर्स किलॉन, मतलब ये जो किलॉन है वो एक ग्रीक फिलोसफर है, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में, जिसमें उन्होंने कहा दैट शैल बी डेमोक्रेटिक. मतलब एक स्टेट तब डेमोक्रेटिक है जब विच शैल बी ऑफ द पीपल, जो लोगों का हो. मतलब वो स्टेट जब डेमोक्रेटिक तभी कहलाया जाएगा जब वो लोगों का स्टेट हो, लोगों के द्वारा बनाया गया हो, बाय द पीपल हो और फॉर द पीपल हो, लोगों के लिए बनाया गया हो. ये डेफिनेशन क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो उसको ज़्यादा क्लैरिफाई करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है सर जॉन सिली ने, जिन्होंने बताया डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर. मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट में हर एक बंदे का कोई ना कोई शेयर होता है. ठीक है, JS मिल ने बताया कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द होल पीपल और सम न्यूमरस पोर्शन ऑफ देम. मतलब ये वो डेमोक्रेसी है जिसमें सभी लोग या फिर उन सभी लोगों में से कोई पर्टिकुलर पोर्शन, मतलब उन लोगों का पोर्शन एक्सरसाइज द गवर्निंग पावर थ्रू डिप्यूटीज प्रोडिक्टली इलेक्टेड बाय देम. मतलब या तो सभी लोग गवर्न करेंगे पावर को, या फिर उन सभी लोगों में से एक पर्टिकुलर न्यूमरस पोर्शन गवर्न करेगा. किस तरीके से? कुछ अपने ड्यूटीज बनाकर, ड्यूटीज बोले तो उनके सहायक, उनके सबऑर्डिनेट, जो उनके नीचे, जिनके द्वारा वो काम करते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं काम करने के लिए. और वो डिप्यूटीज जो इलेक्ट किए जाएंगे वो पीरियडिकली इलेक्ट किए जाएंगे. मतलब कोई भी एक पीरियड उनका रख दिया जाएगा, टेन्योर रख दिया जाएगा, 5 months या 5 years, 2 months, 3 months या जितने भी ईयर्स के लिए वो रखे जाएं. उसके बाद उनका इलेक्शन द्वारा होगा, फिर वो द्वारा से पार्टी को गवर्न करने में हेल्प करेंगे. तो ये डेफिनेशन बोली थी JS मिल ने. ओके जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हॉल की. उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. डेमोक्रेसी एक वैसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है इन विच पब्लिक ओपिनियन हैज कंट्रोल, जिसपे पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल किया जाता है. मतलब जो भी पब्लिक रह रही है वहाँ की किस पर्टिकुलर स्टेट की, उसकी जो भी ओपिनियन है उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से काम किया जाएगा, उसके हिसाब से लॉज और पॉलिसीज आएंगी और उसके साथ ही पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल किया जाएगा. उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर मैकमिलर, जिन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ वे ऑफ गवर्निंग वेदर बाय अ मेजोरिटी. मतलब उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी एक उस तरीके की गवर्निंग नहीं है जिसमें मेजोरिटी जो है वो गवर्न करती है और अदरवाइज, बट अ प्रीमियरली अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग हु शैल गवर्न. मतलब देखो ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जहां पर एक मेजोरिटी गवर्न करे, लेकिन ये वो डेमोक्रेसी है जहां पर ये पता चले कि हु शैल गवर्न, कौन गवर्न करने लायक है, एंड टू व्हाट एंड्स, और किस पर डेमोक्रेसी आकर खत्म हो जाएगी. ठीक है, मतलब मैकुलर ने बताया डेमोक्रेसी वो है जो बंदा मेजोरिटी को ना चलते हुए ये देखे कि कौन बंदा है जो गवर्न करने लायक है, हमें जो स्टेट की अथॉरिटी अपने हैंडल कर सकता है एज पर द नीड्स. ठीक है, और टू व्हाट एंड्स, और किस पर डेमोक्रेसी आकर खत्म होगी, ये बताया था प्रोफेसर मैकमिलर ने. तो हमने डेफिनेशंस पढ़ ली डेमोक्रेसी की और साथ में उसका मतलब भी जान लिया. अब हम जल्दी से पढ़ते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी. नेचर की बात करें तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि डेमोक्रेसी इज एन इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट विच इंश्योर्स फ्री पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर. मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है, मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो कि अरेंज करती है कि सारे पीपल जितने भी वहाँ रह रहे हैं उन सबको एक फ्री पार्टिसिपेशन मिले, ताकि क्या हो कि वो जो पॉलिटिकल पावर रूल कर रही है उस पर अपना कंट्रोल कर पाएं, उस उनके कंट्रोलिंग प्रोसीजर में वो अपना योगदान दे पाएं, अपना पार्टिसिपेट कर पाएं. ये जो नेचर का पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए लोगों के पास. इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि लोगों के पास चॉइस हो, क्योंकि देखो चॉइस नहीं, इसका मतलब क्या हो कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ मोनार्की है. लोगों पर उनका अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी बात रखें या अपनी चॉइस मेंटेन करके रखें. अगर उनके पास फ्रीडम टू चॉइस है, मतलब वो अपनी चॉइस के हिसाब से लोगों को चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, तो यही एक चीज दिखा दी है कि उनके पास डेमोक्रेसी है. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेमोक्रेसी इंश्योर द कम्युनिटीज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या करती है कि गवर्नमेंट के ऊपर कम्युनिटी का कंट्रोल करती है. कम्युनिटी बोले तो कि वहाँ के लोग जो रह रहे हैं वहाँ पे एज अ होल, उनको कम्युनिटी बोला गया है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के ऊपर पूरी की पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल रहता है. लास्ट जो पॉइंट है नेचर का वो यही है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज, फ्री डिस्कशन एंड फ्रीडम टू चूज. मतलब डेमोक्रेसी क्या करती है कि लोगों के जो आइडियाज हैं उनको को एग्जिस्ट कराती है. मतलब उनको, लोगों के आइडियाज को यहाँ पर इग्नोर नहीं किए जाते, उनके आइडियाज को पूरे तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है, फिर उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं. फिर उसके बाद पूरा फ्री डिस्कशन होता है. मतलब ऐसा नहीं होता कि लोग जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करें. मतलब
लोगों को सब चीज़ें सुनी जाएंगी और पूरा का पूरा डिस्कशन होगा, डिबेट होगी कंट्रोवर्सीज पे, हर चीज़ पे। उसके बाद डिस्कशन लिया जाएगा, फिर डिस्कशन होगा। उसके बाद फ्रीडम टू चूज मिलती है, मतलब लोगों के पास पूरी फ्रीडम है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। उनको किसी का फोर्सफुली नहीं होता कि जो उनको बोल दिया पैसे देकर या कैसे भी कि वो इसको वोट दें, तो ऐसा नहीं होता। उनके पास फ्रीडम टू चूज है, वो अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर फीचर्स में हम पहला पॉइंट पढ़ें तो उसमें हम ये देखते हैं कि इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम देयर इज अ सुपरमेसी ऑफ द विल ऑफ द पीपल, कि मतलब डेमोक्रेसी का जो सिस्टम होता है पॉलिटिकल, उसमें हम ये देखते हैं कि जो पीपल्स हैं उनके विल को सुपरमेसी मिलती है। मतलब जो पीपल्स चाहते हैं वही होता है। जो वहाँ के रूलर्स हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके हिसाब से ना चलकर जो पीपल की विल है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा जो फीचर है वो ये है, फीचर आप कैरेक्टरिस्टिक में भी ले सकते हो या फिर उसकी विशेषताओं में भी आप लिख सकते हो। द गवर्नमेंट इज रन बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, मतलब जो गवर्नमेंट है उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों द्वारा ही चुने गए होते हैं, कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं होता। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बताता है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स, मतलब कि जो पीपल्स ने रिप्रेजेंटेटिव अपने चुने हैं वो इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं। और इलेक्शंस कैसे होते हैं? पीरियोडिकली होते हैं, मतलब जैसे 5 साल बाद होते हैं इलेक्शंस यहाँ इंडिया में, तो इंडिया में 5 साल बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है उसको चेंज किया जाएगा और एक नया रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। मे भी वही द्वारा रिपीट हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पीपल्स ने किसको वोट दिया। तो जो पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्शन के थ्रू होता है। जो गवर्नमेंट है उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है यहाँ पे लोगों के बिल को ज्यादा सुपरमेसी दी जाती है, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, मतलब जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वही रेस्पॉन्सिबल है और वही जवाबदाही होगी पीपल्स के लिए। मतलब पीपल्स को अगर कोई डाउट है या पीपल्स को कोई भी दिक्कत हो रही है तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट। अगर पीपल्स कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो जवाब कौन देगी? गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब जवाबदाही और रेस्पॉन्सिबल मतलब कि वही उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो नेक्स्ट फीचर है वो बताता है कि सोशल वेलफेयर इज द पर्पस एंड एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि सोशल वेलफेयर ही उनका पर्पस है। कि मतलब वो क्या करें कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक ऐसा वेलफेयर, ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएं ताकि वो लोग अपनी लाइफ की पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप कर पाएं। सोशल वेलफेयर करें, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सोशली सबको इक्वल रखने की कोशिश करें, यही उनका पर्पस है। और यही एक एंड होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि मतलब उनका स्टार्टिंग जो है, उनका जो एम है वो भी सोशल वेलफेयर है और डेमोक्रेसी का एंड भी सोशल वेलफेयर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है द गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल, मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों को ग्रांट करती है, मतलब राइट्स देती भी है और साथ ही साथ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट जो फीचर है कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर और एक्जीक्यूटिव, इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब जो जुडिशरी का फैसला होगा वो एट द लास्ट यूनिवर्सल है, उसको हमें मानना पड़ेगा। नोबडी कैन चेंज इट, क्योंकि जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है, उस पर किसी का भी फोर्स नहीं होता। जो भी जुडिशरी का डिसीजन होगा वो एज पर द सिचुएशन और जो भी डिस्कशन हुआ है उसके थ्रू ही होगा। कोई भी नहीं है ऐसा जो जुडिशरी पे दबाव डाले। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। लास्ट जो फीचर है वो है इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप देयर आर मोर देन वन पार्टी सिस्टम, वन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो हम आजकल पढ़ते हैं जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी हो गई, ये सब क्या पॉलिटिकल पार्टी है। और प्रेशर ग्रुप्स मतलब जो इनकी छोटी छोटी जो रीजनल पार्टी होगी उनको प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, या जो आंदोलन वगैरह के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने अपने एक नाम बना लेते हैं कि हम इस ग्रुप से हैं, तो वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल ग्रुप से कई ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अगर वन पार्टी सिस्टम है उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही पार्टी है और वही बार बार जीती जा रही है और वहाँ पे लोगों को चूज करने का मौका नहीं मिल रहा कि हम इस पार्टी को चूज करें, उस पार्टी को चूज करें, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी है। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी है उसमें वन पार्टी से ज्यादा पार्टीज होती हैं, वन पार्टी से प्रेशर ग्रुप्स ज्यादा होते हैं। तो आई होप आपको फीचर भी समझ में आ गए होंगे। हम जल्दी से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे मैंने फिर से एक चार्ट बनाया, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप भी चार्ट्स वगैरह बनाकर आइए, एग्जाम को अट्रैक्टिव लगते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट से क्या आप समझ रहे हो कि जहाँ पे पीपल्स का जो इन्फ्लुएंस हो डेमोक्रेसी में और पॉलिटिकल फंक्शंस में, उनके प्रोसीजर्स में वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा हो। ठीक है, तो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सिटीजन पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो भी लॉज बनाए जाएंगे, उसमें पीपल्स को, उनके सिटीजन का डायरेक्ट रोल होता है, ना कि इनडायरेक्ट। ठीक है, द सिटीजन रूल डायरेक्टली, मतलब सिटीजन डायरेक्टली रूल करते हैं पूरे स्टेट पर खुद ही। ठीक है, एंड नॉट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम क्या करते हैं, पहले अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठता है एंड देन उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाता है। मतलब हम डायरेक्ट रूल तो नहीं कर रहे ना, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ अस रूल करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, पीपल्स डायरेक्टली रूल करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रिविलेंट इन स्विट्जरलैंड। ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा प्रिविलेंट, सबसे ज्यादा बोलते हैं चल रही है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे क्या होता है कि लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करते अपना, वो डायरेक्टली वोट देते हैं। जैसे यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बोले तो प्रेसिडेंशियल रूल है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट ही सुपीरियर माना जाएगा और प्रेसिडेंट को डायरेक्ट लोग वोट देंगे। यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो क्या इंडिया में हम लोग प्रेसिडेंट को वोट देते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एमएलए एमपी चुनते हैं, फिर वो एमएलए एमपी खुद वोट देते हैं पार्लियामेंट में टू चूज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने एज द फॉर्म ऑफ एमएलए एंड एमपी एंड देन उन्होंने चुना प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमने चुना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पीपल वोट देते हैं अपने प्रेसिडेंट को या फिर उनका जो भी सुपीरियर अथॉरिटी होगी उसको। अब हम पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पे लोगों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा लोगों का। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने, और फिर रिप्रेजेंटेटिव जो हमने चुने हैं इस द फॉर्म ऑफ एमएलए एमपी या कोई भी एक अथॉरिटी, वो जाकर अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे क्या होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में होती है, मतलब हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव भी मिलकर हमारी गवर्नमेंट को रूल करते हैं। इन विच द अल्टीमेट सुपरन पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, जिसमें क्या होता है भले ही
रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट है, लेकिन जो अल्टीमेट सोवन पावर है, मतलब जो एक्चुअल पावर है, वो हम लोगों के पास है, पीपल्स के पास है, सिटीजन के पास है। थ्रू पॉलिटिकल इलेक्शंस दे ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गन और ऑर्गन्स, मतलब जो पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे कि हर कुछ टाइम बाद बार बार इलेक्शन होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं कि कुछ ऑर्गन्स या फिर बहुत सारे ऑर्गन्स हम चुनते हैं। जैसे हम यहाँ पे एमएलए एमपी वगैरह चुनते हैं, चेयरमैन चुनते हैं, तो ये क्या है कि हम इलेक्शंस के थ्रू अपने ऑर्गन्स चुन रहे हैं एज मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। और वो ऑर्गन्स क्या करते हैं, मशीनरी एज अ मशीनरी काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, मतलब हमारी गवर्नमेंट में वही लोग हैं जो जिनको हमने चुना है आवर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, टू रिप्रेजेंट देम और टू एक्ट ऑन द बिहाफ, जिससे वो क्या करें कि खुद को रिप्रेजेंट करें या फिर हमारे बिहाफ पर खुद को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एक ही बात है कि देखो वो खुद भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं क्योंकि उनको हमने वोट दिया, और हमने वोट दिया है तो हमारे व्यूज जाकर उधर रखेंगे, तो इसलिए वो ऑन बिहाफ ऑफ अस भी वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, देन उसके बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और उसके बाद हमारे जितने भी विचार होते हैं, जितने भी थॉट्स होते हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू अस होते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना जाता, डायरेक्ट पीपल्स का इन्फ्लुएंस रहता है, वो डायरेक्ट वोट करते हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, और जो भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं उसमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पीपल्स का ही होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मेरिट क्या है डेमोक्रेसी के। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो पहला मेरिट है वो है डेमोक्रेसी टीचेस ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड रिवर्जेंस फॉर लॉ। मतलब कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें सच्चता सिखाती है कि हम कैसे सच बोलें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब भी क्या है कि यहाँ पे हम अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और फिर उसके बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो हमने अपने हिसाब से मतलब रिप्रेजेंटेटिव चुने, तो यहाँ पे ऑनेस्टी होती है, लोग अपने हिसाब से चुनते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई फॉल्ट हुआ या किसी के साथ फ्रॉड हुआ या कोई फोर्सफुली वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस डाल के बन गया, तो इसलिए यहाँ पे ये हमें ऑनेस्टी सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, क्योंकि जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनका डिसिप्लिन एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टाइम टेबल के साथ और पूरा एक तरीका होता है उनको फॉलो करने का, तो डिसिप्लिन भी सिखाती है। साथ ही साथ कैसे हमें चीज़ों को टॉलरेट करना है वो भी सिखाती है, और लॉ भी यहाँ पे रिवर्स होते रहते हैं, मतलब लॉ जो है अमेंडमेंट्स हो गए और एज पर द एवोल्यूशन, एज पर द लोगों की डिमांड, यहाँ पे लॉ भी चेंज होते हैं। तो ये जो पहला मेरिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर जो नेक्स्ट मेरिट है वो है वन ऑफ द कार्डिनल वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स स्पिरिट्स ऑफ कंपैशन, कॉम्प्रोमाइज एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब कि जो एक कार्डिनल वर्च्यू है, वर्च्यू का मतलब गुड, उसकी क्वालिटी है डेमोक्रेसी की, वो क्या है कि यहाँ पे कंपेंशन, कॉम्प्रोमाइज और म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। मतलब कंपेंशन बोले तो कि लोगों को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो अपना कंपेंसेट करें। कॉम्प्रोमाइज करने का वो होता है कि यहाँ पे लोग कंप्रोमाइज करते हैं, ऑफकोर्स अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज की जाती है, अपनी पावर कॉम्प्रोमाइज की जाती है, आप समझोगे सत्ता अपनी कॉम्प्रोमाइज की जाती है। यहाँ पे लोगों के बीच का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को यहाँ पे क्या होता है कि देखो अब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे, तो ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू एक हमारा म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग हुई ना हमें कि हमने उसको वोट क्यों दिया, तो यहाँ पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होता है। तो इसलिए ये जो मतलब वर्च्यू है, ये जो एक गुण है डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना सीखने को मिलता है, कॉम्पेशन सीखता है, और साथ ही साथ हम म्यूचुअल एग्रीमेंट भी सीखते हैं। जो थर्ड मेरिट है वो क्या है कि द राइट्स एंड द इंटरवल इंटरेस्ट ऑफ ऑल आर सेफगार्डेड इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब जितने भी लोग हैं उन सबके राइट्स, उन सबको जितने भी अधिकार मिल रखे हैं, वो उनके इंटरेस्ट, मतलब उनकी जितनी भी चाह है, जो भी चीज़ उनकी जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, वो सबके सब यहाँ पे सेफ रहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबकी सुनी जाती है। इंडिविजुअल्स कैन स्टैंड अप फॉर देयर राइट एंड प्रिविलेजेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कोई राइट नहीं मिल रहा है, उसका राइट वॉयलेट हो रहा है, उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिल रही, तो वहाँ पे स्टैंड अप ले सकता है, मतलब खुद के लिए अपना स्टैंड ले सकता है। इवन वो जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसके खिलाफ उसको भी अपोज करने के लिए रेडी रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो राइट्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं लोगों के, वो सेफ रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। जो नेक्स्ट वो है इसका मेरिट, वो क्या है कि इक्वलिटी ऑफ मैन इज एट द कोर ऑफ डेमोक्रेसी की। मतलब जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या करा जाता है कि लोगों की जो समानता है, इक्वलिटी है, उसको कोर वैल्यू दी जाती है। मतलब कि इक्वलिटी को ही सब कुछ माना गया कि कोई भी बंदा ऐसा फील ना करे कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी को मेन प्रेफरेंस दी जाती है। डज नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और क्लास। मतलब डेमोक्रेसी में किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी एक बंदा हो, चाहे पूरी की पूरी उसकी क्लास हो, उसकी कोई कम्युनिटी हो, उसके कोई भी, उनको ऐसा ना लगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये डज नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं करती डेमोक्रेसी में। ठीक है, जो नेक्स्ट अपना मेरिट है वो क्या है कि डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स द सेंसिटी ऑफ लिबर्टी। मतलब यहाँ पे लिबर्टी भी होती है, लिबर्टी बोले तो फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है लोगों को। इट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फ्रीडम किस चीज़ की है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, रिलीजन, ऑर्गेनाइजेशन, वोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि लोगों के जो थॉट्स हैं वो अपने हिसाब से अपना थॉट रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हमने इस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है और उसके बाद अगर हमारा थॉट चेंज हुआ कि हमने इस रिप्रेजेंटेटिव को गलत चुना, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना थॉट रख सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन रख सकते हैं, जो उनसे मन में जाए, वो रिलीजन चेंज कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से चुन सकते हैं, वोकेशन कर सकते हैं, इवन अपॉर्चुनिटी भी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पे सबके पास राइट टू फ्रीडम है। लास्ट जो मेरिट है वो क्या है कि डेमोक्रेसी इज ओनली द सिस्टम। ये एक ऐसा अकेला एक लौता सिस्टम है डेमोक्रेसी इन विच देयर इज अ पीसफुल एंड ऑर्डरली चेंज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट चेंज होती है ना, वो बहुत पीसफुल तरीके से होती है और बहुत ऑर्डर के साथ, मतलब बहुत कायदे कानून से चेंज की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं, वो चूज करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, इलेक्शन। इलेक्शन यहाँ पे पीरियोडिक होता है, सबको पता है कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो बहुत पीसफुली और बहुत कायदे कानून के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है। चांसेस ऑफ अ रिवोल्यूशन आर रिड्यूस्ड टू द मिनिमम। जो गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो उस टाइम पे सबको पता है कि जैसे एकदम से गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जो भी गवर्नमेंट के उस टाइम पे सपोर्टर्स थे वो सबके सब लड़ने को तैयार रहते हैं। तो रिवोल्यूशन के चांसेस यहाँ पे मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं होता, लोगों के द्वारा ही चूज की जा रही है सरकार। तो जो भी वोट वगैरह आएंगे उनको गिना जाएगा और फिर उसके बाद सरकार को चूज किया जाएगा। तो इसलिए जो पीसफुल बहुत इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट बहुत पीसफुली चेंज हो जाती है। अब लास्ट जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जल्दी से हम उसको भी कवर कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को स्केचेस, ड्राइंग्स, आर्टिस्टिक वर्क, आर्ट, प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह देखने का शौक है, तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू।
तो पहला डिमेरिट है वो क्या हमको बताता है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द मेजोरिटी की, मतलब यहाँ पे मेजोरिटी का रूल होता है, जो भी बंदे मेजोरिटी में हो रहे हैं उन्हीं की चलती है, और वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज और इग्नोर, जो भी माइनॉरिटी में है उनको इग्नोर किया जाता है। देयर एग्जिस्ट द डेंजर ऑफ द ऑपरेशन टू द माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटीज को दबाया जाता है, उनको ऑपरेस किया जाता है। इस चीज़ का हमेशा यहाँ पे डर बना रहता है डेमोक्रेसी में कि जो मेजोरिटी का है उसका रूल चलेगा, माइनॉरिटीज को इग्नोर किया जाएगा, और साथ ही साथ कि माइनॉरिटीज को दबाया ना जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रखा ना जाए, उनको धमकाया ना जाए, इस चीज़ का यहाँ पे डेंजर रहता है। तो नेक्स्ट हमारा डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्व डिस्कशन, कंसल्टेशन, कंसेंसस एंड क्रिटिसिज्म। मतलब कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके पहले डिस्कशन करना पड़ेगा, डिबेट वगैरह होंगी, कंसल्ट करना पड़ेगा, कंसेंस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो जो प्रोसीजर है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो क्या होता है कि कभी कभी फेल हो जाता है कि हम एक अच्छा डिसीजन ले पाए डेमोक्रेसी में, स्पेशली इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत जल्द से जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसलिए ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो पाते, जैसे कि डिस्कशन, कंसल्टेशन, कंसेंसस एंड क्रिटिसिज्म। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीजर है डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी बहुत दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट जो डिमेरिटेड डिसएडवांटेज है वो क्या है कि डेमोक्रेसी रिलीज ऑन द मासेस हु कैन बी इनकंसिस्टेंट, फिकल माइंडेड, अपैशनेट एंड अनग्रेटफुल। मतलब डेमोक्रेसी उन चीज़ों को देखती है जहाँ पे जो लोग हैं वो इनकंसिस्टेंट हो, फिकल माइंडेड हो, पैशनेट हो और अनग्रेटफुल हो। मतलब कि उन लोगों को जिससे उनको फायदा हो रहा हो, इन शॉर्ट देखा जाए, जो पैशनेट हो उनके लिए मतलब प्रायोरिटी दी जाती है उन लोगों को जिससे गवर्नमेंट को फायदा है, और जो लोग उनके फायदे के नहीं हो उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। सो कॉल्ड जो सबसे ज़्यादा फेमस डिमेरिट है ना डेमोक्रेसी का वो यही है कि डेमोक्रेसी हैज़ बिकम मोकेरी ऑफ इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस हु परस्यू देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। मतलब कि डेमोक्रेसी आजकल ऐसे पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गई है ना जो अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देखते हैं, मतलब वो खुद का भाव देखते हैं, बस वो लोगों की नहीं सोचते। लोगों को बहुत सारे प्रॉमिस बोलेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ताजमहल खड़ा करेंगे, हम आपके लिए ये सब करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं, बाद में सेल्फिश हो जाते हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, करप्शन करना होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द इविल्स ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी की पॉलिटिक्स बहुत होती है डेमोक्रेसी में, कि मतलब कि पार्टी क्या कर रही है, हम ये नहीं देखते कि हमारा डेवलपमेंट कितना हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को कितनी फैसिलिटीज मिली है, नहीं, हम ये देखते हैं पार्टी कहाँ क्या कर रही है। हम हमेशा कोई भी पार्टी कुछ नया काम करने को जाएगी तो हम पहले उसको अपोज करने में लग जाएंगे, उसमें ये नहीं देखेंगे उसमें क्या क्या अच्छाई है, हम तो पहले बोलते हैं उसमें बुराई क्या है। तो पार्टी पॉलिटिक्स बहुत होती है। वोट बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि वोट बैंक होते हैं ट्रूथ, ऑनेस्टी और जस्टिस पे वोट्स नहीं निर्भर करते आजकल, कि ऑनेस्टली कोई बंदा जाके वोट दे कि हाँ ये बंदा हमारे लिए ठीक है, नहीं, यहाँ पे वोट बैंक बन चुके हैं, लोग वोट खरीद लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट हमारा डिमेरिट है वो है कि डेमोक्रेसी इट इज स्टेटेड इज अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, फ्रीक्वेंट इलेक्शन आर अ बर्डन, ग्रेट बर्डन ऑन द एक्सचेकर। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव मानी गई है गवर्नमेंट की फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शंस है ना वो आए दिन होते रहते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे चलो 5 साल बाद हुए, लेकिन कितने बीच में जैसे लोकल गवर्नमेंट के पंचायत वगैरह इन सबके जो इलेक्शंस हैं वो लगातार होते रहते हैं। तो ई चक्कर पे जो है ना वो बहुत सारा बर्डन पड़ जाता है पैसों का, प्लस यहाँ पे करप्शन बहुत होता है। आप ये भी लिख सकते हो एक मतलब डिमेरिट, इसका डिमेरिट और मेरिट कई सारे हो सकते हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं। आई होप आपको जितने भी मैंने समझाए होंगे समझ में आए होंगे। आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट पे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो। और प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।